नाज़रीन, आपका खैर मकदम करते हैं इकबाल मशीक के डिजिटल पेज पे। और जैसा कि आप देख रहे थे कि करियर काउंसलिंग सेशन हमारा लगातार कंटिन्यूअस चलता आ रहा है, तो आज हम लोग का जो सेशन है उसमें आज हम लोग इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड जुडिशरी में आज हमारे जो काउंसलर आए हैं जो हमारे बच्चों को आज गाइड करेंगे कि लॉ और जुडिशरी फील्ड में कैसे अपना करियर को बनाना है, उसमें क्या क्या दुश्वारियां आती हैं, कहाँ से लोन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक चीज़ पे और वो आज रोशनी डालेंगे, कौन से कोचिंग सेंटर है जहाँ पे लॉ एंड जुडिशरी की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे बीच आज जुड़ रहे हैं द मोस्ट सक्सेसफुल सरफराज अहमद खान साहब, जो कि प्रोफेसर हैं द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंस के, और बहुत सारे डिग्रीज हासिल किया है इन्होंने, और यकीनन बहुत ही एक कामयाब प्रोफेसर हैं। और कामयाब प्रोफेसर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, और एज ए काउंसलर बहुत सारे दिनों से लोगों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सर, पहले तो हम खैर मकदम करते हैं आपका इस हमारे लाइव डिजिटल प्रोग्राम में। सर, ये बताएं कि सबसे पहले कि ये करियर इन लॉ एंड जर्नलिज्म जुडिशरी जो है, ये आज के ज़माने में बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि जो जुडिशरी का हाल है हम लोग देख रहे हैं इंडिया में जो भी हाल है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आपका क्या इसमें कहना है कि बच्चों को किस तरह का एडवाइस दें? देखिए, जुडिशरी या फिर जो लॉ का करियर है जी। एक ज़माना था आज़ादी के पहले कि जिस वक्त में जो पैसे वाले लोग होते थे, जिम्मेदार होते थे, उनके फैमिली के ही लोग सिर्फ लॉ करते थे। तो आप एक ज़माना देखेंगे आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो बैरिस्टर होकर के आते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो गरीब घर के लोग कभी कम मिलते थे। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया का हर मार्केट जो खुला हुआ है, लॉ का फील्ड भी काफ़ी खुला हुआ है। तो आज हम लोग काफ़ी बच्चे देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। इनफैक्ट मैं भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में मैं पहला लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे जो लॉ फील्ड में पहली बार अपनी उस फील्ड में आए हैं और कामयाबी हासिल किए हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में। हम जब लॉ की बात करते हैं ना, तो एक जनरल हमारा ये अंदाज़ा ये होता है कि लॉ पढ़ने के बाद हम कोर्ट में जाएंगे, पर आज का डेट में ऐसा नहीं है। लॉ पढ़ने के बाद में आपके पास हजारों हजारों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो आपको करियर चुनना है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। जहां तक लॉ का ताल्लुक है, आज हर तरह के बच्चे कानून पढ़ रहे हैं। चैलेंजेस तो आता है, अगर कोई चीज आपको कीमती हासिल करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, मुशक्कत करना पड़ता है, वो जल्द हासिल नहीं होता। जिंदगी में कुछ भी वो शॉर्टकट नहीं होता। हमारे एक उस्ताद थे जस्टिस एम भट्टाचार्य जी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे, शॉर्टकट इज रॉन्ग कट। तो जिंदगी में जो कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, ये है कि आप जब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो इसका जो वक्त है वो दूसरे कोर्सेज से ज्यादा लगता है। जैसे अगर आप जनरल ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 3 साल में कंप्लीट कर रहे हैं हाई सेकेंडरी के बाद। क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं, जिसको हम हाई सेकेंडरी बोलते हैं, यहाँ कहीं सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं, आईएससी बोला जाता है। तो आप आईसी का एग्जाम या सीबीएसई या क्लास 12 का एग्जाम दे करके या हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन दे करके आप अगर ग्रेजुएशन के लिए, जनरल ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेते हैं तो पहले 3 साल का कोर्स होता था, अब तो एनईपी के हिसाब से 4 साल का कोर्स हो गया है। लेकिन लॉ का जब आप कोर्स करते हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो 2 कोर्सेज एक साथ करते हैं, कंबाइंड हो जाता है। तो हम लोग वो उसको बोलते हैं बीए एलएलबी। अच्छा, बीए एलएलबी। तो वो आपको जब वो लॉ पास कर रहे हैं तो उनको कंबाइंड 2 डिग्री मिल रही है, वो बैचलर ऑफ आर्ट्स भी है और बैचलर ऑफ लॉ भी है। और ये दोनों कोर्स जो इंटीग्रेटेड कोर्स करने में उनका वक्फा थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये तकरीबन 5 साल का कोर्स है गालिबन आज के डेट में, और 5 साल में बच्चे लॉ कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाँ, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर कीमती चीज को थोड़ा सा वक्त से ही हासिल किया जा सकता है। तो लॉ काफी अच्छा प्रोफेशन है। तो बीए एलएलबी करके अब बच्चा क्या करे? जैसे एक बच्चा बीए एलएलबी हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट मूव उसका क्या है? अच्छा, हम बीए एलएलबी करने के बाद क्या करें, उससे पहले हम ये बता दें, जो नाजरीन देख रहे हैं यहाँ पर, आज लॉ में इंटीग्रेटेड जब कोर्स होता था तो जिस वक्त आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, तकरीबन 2 दिहाई पहले ये शुरू हुआ था, ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड कोर्स का एक्सपेरिमेंट। तो पहले शुरू में वो बीए एलएलबी सिर्फ होता था। अच्छा। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता ये जो कोर्सेज का, अलग अलग कोर्सेज का इंटीग्रेशन वो काफी स्प्रेड कर गया है।
تو آج آپ کو یہ نظر آئے گا کہ صرف BLLB نہیں، وہ انٹیگریشن BCom LLB ہے، تو جو بچے ہائر سیکنڈری کامرس سے کیے ہیں تو وہ BCom LLB بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بچوں کو یہ شوق ہے کہ وہ مینجمنٹ کریں گے، بزنس ایڈمنسٹریشن کریں گے، ان کے لیے BBA LLB ہے، سو بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن پلس LLB۔ بہت سارے انسٹیٹیوشن ہندوستان میں ایسے ہیں جہاں پر سوشل ورک سے لا کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے، تو بیچلر آف سوشل ورک LLB۔ تو آج کا جو ڈیٹ ہے LLB کا وہ کافی ایمپل بڑھ چکا ہے۔ ہمارے یہاں ہم جس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارا تعلق نیشنل یونیورسٹی آف جوڈیکل سائنسز سے ہے، جو ہندوستان کا جانا مانا ایک یونیورسٹی ہے۔ ہم لوگ انڈیا میں سیکنڈ تھرڈ ٹاپ میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے 2 سال پہلے ایک نیا کورس شروع کیا اور وہ نیا ایکسپیریمنٹ ہے BSc LLB۔ اس کے آگے بھی کچھ کالجز BSc LLB آفر کیے تھے، پر ہمارا جو BSc LLB کا فوکس ہے وہ فورینسک سائنس پر ہے۔ ویری گڈ۔ یہ جان کر خوشی ہوا کہ آج کے ڈیٹ میں آپ لوگ اخبار وغیرہ میں پڑھے ہوں گے کہ ہندوستان میں نیا کرمنل لا آیا ہے۔ جی، نیا کرمنل لا کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی کرمنل کیسز انویسٹیگیشن ہوں گے، جو سیریس کیسز ہیں، اس میں فورینسک سائنٹسٹ کا ہیلپ لینا پڑے گا۔ تو کل جب لائرز بھی ہوں گے تو ان کو بھی فورینسک سائنس جاننا پڑے گا، کیونکہ وہ آرگیو کر سکتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں، ایویڈنس کو پیش کر سکتے ہیں اچھے سے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کالج میں NUJS میں وی اسٹارٹڈ BSc LLB۔ تو یہ جو بچوں کا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہائی سیکنڈری اگر آرٹس سے کیے تبھی آپ BA LLB کریں گے۔ اگر کوئی کامرس کے بچے چاہتے ہیں وہ BCom LLB کریں، کوئی سائنس کے بچے چاہتے ہیں وہ BSc LLB کریں، تو آپ کے پاس آپشنس ہے۔ مینجمنٹ والا بھی کر سکتے ہیں، مینجمنٹ والا بھی آپ BBA LLB کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس میں ایک پلیٹر ہے، آپ کو چننا ہے کہ آپ کون سا کورس کریں گے جو آپ کے کیریئر میں آپ کو ہیلپ کرے گا، آپ کو آبجیکٹیوز کو پورا کرنے میں۔ اب آپ کا دوسرا سوال جو تھا کہ لا پڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں، وٹ نیکسٹ۔ دیکھیے یہ ایک سمندر ہے، اگر ہم بولنے جائیں گے تو آپ کو کئی گھنٹہ لگے گا کیا کر سکتے ہیں کورس۔ ہم کو شارٹ میں یہ بریف میں بولیں کہ جو بڑا اپرچونٹی ہمارے پاس ہے، ایک تو بڑا اپرچونٹی لیٹیگیشن کا ہے۔ ہم لیٹیگیشن میں آخر میں آئیں گے۔ لیٹیگیشن کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک سمندر ہے، وہ صرف ایک طرف پریکٹس کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم لیٹیگیشن میں بعد میں آئیں گے۔ اگر لیٹیگیشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لا پڑھنے کے بعد میں آج کے ڈیٹ میں لوگ جوڈیشری کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ ابھی لاسٹ ایئر تک، کچھ دن پہلے تک، لاسٹ ایئر بھی بولنا غلط ہوگا، جسٹ 10 دن 15 دن پہلے تک سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا ہے۔ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ بولا ہے کہ 3 سال کا پریکٹس چاہیے تبھی آپ جوڈیشری کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ اس کے پہلے تک LLB پاس کرنے کے بعد ڈائریکٹلی جوڈیشری کا ایگزام دیا جا سکتا تھا، یہ پاسبلٹی تھا، پر اب وہ 3 سال کے ایکسپیرینس کے بعد میں آپ جج کا ایگزام دے سکتے ہیں۔ آج ہر گورنمنٹ کو اپنے ڈپارٹمنٹ چلانے کے لیے ہر گورنمنٹ کو ایک لا آفیسر لگتا ہے۔ ویسٹ بنگال میں بھی تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں لا آفیسرز ہیں۔ تو وہ لا آفیسرز بھی وہ پبلک سروس کمیشن سے ایڈورٹائزمنٹ کر کے ان کا ایگزام ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہ آپشن بھی کھلا ہوا ہے، آپ لا آفیسر بن سکتے ہیں۔ جتنی کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ہندوستان میں، جتنی بھی کمپنیاں ہیں، ہر کمپنیوں کو اپنا لا آفیسر لگتا ہے ان کو لا کے کام کو دیکھنے کے لیے۔ بہت ساری کمپنیوں میں لیٹیگیشنز کے لیے الگ سے وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جنرل کونسل بولتے ہیں، GC بولتے ہیں۔ تو وہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ کا وکیل ہے وہ دوسرے وکیل کو ہائر کرتا ہے۔ تو آج ہندوستان میں ہر کمپنی میں ایک الگ الگ لا ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو آپ کسی کا اگر شوق ہے کہ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ آپشن ہے کہ آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ایز اے لائر ان کے لا آفیسر کے طور پر یا جنرل کونسل کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ کسی کو شوق ہو سکتا ہے کہ ہم بینک میں کام کریں گے، نوکری کریں گے۔ دیکھیے بینک کا آپ ایڈورٹائزمنٹ اگر دیکھیں گے تو ہر ایڈورٹائزمنٹ میں جہاں دوسرے آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، ساتھ میں لائر کا بھی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ لا آفیسر بولتے ہیں۔ وہ بینک میں لا آفیسر لگتا ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی کو ہو سکتا ہے کسی بچے کو ایسا شوق ہو کہ ہم آرمی میں جائیں گے، نیوی میں جائیں گے، ایئر فورس میں جائیں گے۔ اب دیکھیے وہ آرمی، نیوی، ایئر فورس میں اس کا اپنا کیریئر آپشنس ہے، آپ وہ ایگزام دیں، NDA کا دیں، دوسری ایگزامز بھی ہوتی ہے، تو نیشنل ڈیفنس اکیڈمی دے کر کے ہائر سیکنڈری کے بعد کر سکتے ہیں۔ پر آپ وہ نہیں کیے، آپ گریجویشن کر چکے ہیں۔ ایسے بچے جو لا پڑھ چکے ہیں وہ اگر آرمی میں یا نیوی میں یا ایئر فورس میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر ایک پوسٹ ہے جس کو جیگ بولتے ہیں، جج اینڈ ایڈوکیٹ جنرل۔ اچھا، یہ جو جیگ پوسٹ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پورے ہندوستان کا جو وہ آرم فورس کا سسٹم ہے
ان کا اپنا کورٹ ہے, ان کا اپنا جوڈیشل سسٹم سے, ان کے اپنے وکیل ہوتے ہیں, اٹرنی ہوتے ہیں, جج ہوتے ہیں. تو وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ریپرزینٹ کریں آرمی کے اسٹاف کو, چاہے وہ ریپرزینٹ کریں آفیشیلز کو, تو یہ تمام جو اسٹاف ہوتے ہیں, لائرز ہوتے ہیں, وہ جیک کے ذریعے ہی وہاں پہنچتے ہیں, اپوائنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا کیریئر آپشنس ہے کہ آپ جیک کا ایگزام دینے کے بعد میں آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو بھی گریجویشن لیول کی ایگزامز ہوتی ہے, چاہے وہ آپ WBCS دیکھ لیں, UPSC کے ایگزامینیشنز دیکھ لیں. آج اگر UPSC کا آپ لسٹ دیکھیں گے, ہر سال اس لسٹ میں ہمارا جو NLUs وغیرہ ہیں, NLUs کے کئی سارے بچے ہر سال کوالیفائی کر رہے ہیں UPSC کے ایگزامز میں. اس کا ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب کوئی پروفیشنل UPSC کے ایگزامز میں ریٹن کریک کرنے کے بعد وہ انٹرویو میں جاتا ہے, اور جو انٹرویو پینلز کو لگتا ہے کہ یہ لا کا پڑھا لکھا ایک تعلیم یافتہ بندہ آیا ہے, تو وہ آلویز ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج لے کر جاتا ہے. اس کا وجہ ہے کہ وہ جب IAS بنتے ہیں ان کو ایگزیکٹو مینیجر کا کام کرنا پڑتا ہے, ان کو لیگل ورک ڈسچارج کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی آلریڈی لا پڑھا ہوا ہے تو وہ بہتر ہے. تو کافی بچے لا کے UPSC ایگزام کلیئر کر رہے ہیں, WBCS بھی کلیئر کر رہے ہیں, آپ کو WBPS کلیئر کر رہے ہیں لا پاس کر کے, وہ ایگزام دے سکتے ہیں. اور جوڈیشل سروس کے لیے ایگزامینیشن جو ہے آپ وہ 3 سال پریکٹس کرنے کے بعد میں آپ جوڈیشل سروس کے ایگزامینیشن دے سکتے ہیں. بہت سارے بچے آج کے ڈیٹ میں جرنلزم میں جا رہے ہیں, جو خاص کر وہ لیگل جرنلزم سے. آپ اگر آج کے ڈیٹ میں دیکھیں, بہت سارا ویب پورٹل چالو ہوا ہے, لائیو لا, بار اینڈ بینچ, جو آج ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آیا, منٹ ٹو منٹ سپریم کورٹ میں کیا آرگومنٹ چل رہا ہے, وہ اپڈیٹ دیتے ہیں. تو وہ ایک جرنلزم ہے, وہ لیگل جرنلزم ہے. وہ لیگل جرنلزم کون بہتر کر پائے گا؟ لائر سے. تو اگر لا پڑھ چکے ہیں تو اس کو یہ کافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے, وہ لیگل جرنلزم میں بھی کام کر سکتے ہیں. اور پھر کسی کو شوق نہیں ہے کہ نہیں ہم کارپوریٹ میں جائیں گے MBA کریں گے, آپ کر لیں MBA BBA کرنے کے بعد میں. آپ کو اور ہائر اسٹڈیز کرنے کا وہ بھی شوق ہے. آپ کو شوق ہے کہ نہیں ہم ٹیچنگ میں جائیں گے, ہمارے طرح آپ کو شوق ہے پڑھانے کا, ہم نے پریکٹس کیا ہے پر شوق ہوا کہ اور پڑھنے کا, جہاں وہ پڑھنے کا راستہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پڑھائیں, تو آپ پروفیشن میں آ سکتے ہیں, ٹیچنگ پروفیشن میں آ سکتے ہیں. اکیڈمی آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹیچنگ پروفیشن میں جانے کے لیے ایز اے لا اسٹوڈنٹ کو کیا کیا مطلب دیکھیے کون سا کریک کرنا پڑے گا؟ دیکھیے جو کالج کی ٹیچنگ ہے, کیونکہ لا کی جب پڑھائی آپ بولتے ہیں تو لا کی پڑھائی کالج میں ہوتی ہے. حالانکہ لاسٹ کئی سالوں سے, ہمارے خیال سے 3 سال ہوا ہے, CBSE کے سلیبس میں 11-12 کا جو سلیبس ہے اس میں ایک سبجیکٹ لا کو شامل کیا گیا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لا کے بچے ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک اپورچونٹی کھل گیا ہے کہ وہ اسکول میں بھی لا پڑھا سکتے ہیں, جس CBSE اسکول میں آپ کو لا کورسز ہیں. لیکن آپ اگر جنرل کالج کی ٹیچنگ کی بات کریں تو کوئی بھی کالج کی ٹیچنگز کے لیے ہندوستان میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ کو ماسٹر ڈگری کرنا پڑتا ہے. لا کے لیے آپ کو LLM کرنا پڑتا ہے, اور ایک ایگزامس لیے UGC لیتی ہے, آپ کو ابھی NTA کنڈکٹ کرتا ہے وہ ایگزامینیشن, جس کو ہم لوگ نیٹ کہتے ہیں. تو نیٹ ایگزامینیشن میں بھی آج کی ڈیٹ میں کیٹیگری ہو گیا ہے. ایک نیٹ میں جو ہائیسٹ نمبر لوگ لیتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں وہ JRF کے لیے لیتے ہیں, کہ جو بچے JRF کوالیفائی کر جاتے ہیں نیٹ ایگزامس میں تو ان کو وہ PhD کرنے کے لیے پورا اسپانسرشپ ملتا ہے. تقریباً مہینے کا 40-50 ہزار روپے جو ہے وہ اسکالرشپ گورنمنٹ دیتی ہے اس کو PhD کمپلیٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری اس میں آتا ہے ایسے بچے جو پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. تو وہ ایگزام اگر آپ کریک کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر بن سکتے ہیں. اور پھر وہ تیسرا کیٹیگری ہے کہ نیٹ کا ایگزام آج کے کوالیفائی مینڈیٹری ہے, جہاں جن کا نمبر کم آتا ہے وہ کم سے کم PhD کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو وہ 3 رینکنگ سسٹم سے نیٹ کا ایگزام ہوتا ہے. تو LLM کرنے کے بعد میں آپ نیٹ دے سکتے ہیں, یا پھر PhD کرنے کے بعد میں آپ کالج میں دونوں آپشن کھلا ہوا, آپ لیکچرشپ جوائن کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے کہ اگر آپ آج ایسپائر کر رہے ہیں کہ ہم اسکول کے ٹیچر بنیں گے اور آپ کے محلے کے اسکول میں 10 ویکنسی آیا, تو اس 10 ویکنسی کے لیے آپ کو 10,000 لوگ اپلیکینٹ ہوں گے. لیکن آپ کے ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی لا کالج میں 10 ویکنسی آیا تو وہاں پر اپلیکینٹ 50 ہوں گے, 60 ہوں گے. تو آپ کا لا پروفیسر بننا زیادہ آسان ہے بنسبت کے اسکول ٹیچر بننا. لیکن اس میں شرط ہے, شرط ہے کہ آپ کا زندگی کا اہم 5 سال LLB کے لیے دینا پڑے گا.
आपका जिंदगी का अहम 2 साल या 1 साल, क्योंकि एलएलएम आज के डेट में कुछ कॉलेजेस में 1 साल है, कुछ कॉलेजेस में 2 साल है, तो वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप एलएलएम क्वालिफाई कर जाते हैं विथ 55% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नीट एग्जामिनेशन देने का। नीट एग्जामिनेशन दे करके आप किसी कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट, आपको प्रमोशन मिलता जाएगा। वो यूजीसी का रूल है जिसके जरिए सभी को प्रमोशन मिलता है। हम लोग भी आज यूनिवर्सिटी में, अगर हम आज प्रोफेसर हैं, तो दाखला हमारा जो है वो हम एडमिट हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और फिर वो ग्रेजुअली वो प्रमोशन होता है। तो वैसे जो लोग जिस फील्ड में आते हैं तो उनका प्रमोशन इसी तरह से होता है। इसमें ये बताइए सर कि एज अ लॉ स्टूडेंट व्हाट आर द क्वालिटीज दे नीड टू हैव, लाइक एज अ लॉ स्टूडेंट में क्या क्या क्वालिटीज? देखिए, लॉ में पहला जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो लॉ का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो आपको हर फील्ड का रिक्वायरमेंट है, और वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क का दुनिया में कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, रद्दोबदल नहीं है, कुछ रद्दोबदल नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और आज तक जिंदगी में हम एक भी अपने दोस्त, अहबाब, करीब के लोग को नहीं देखे हैं जो मेहनत किया है और वो कामयाब नहीं हुआ है। तो मेहनत आपके कामयाबी का राज है। तो अगर लॉ भी आप करते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, पहला। दूसरा है कि चूंकि कोर्ट प्रोफेशंस में ज्यादातर जगह, एटलीस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम प्रोसीडिंग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। तो आपको इंग्लिश की प्रोफेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब ये ऐसा नहीं है कि हम कोई उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ा है या बंगाली मीडियम से स्कूल पढ़ा है वो नर्वस हो जाए। ये आप रिकवर करेंगे, आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपना राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आपको वो अपग्रेड करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो आप हासिल कर सकते हैं। लॉयर जो हैं वो हमेशा हर चीज को अलग तरह से सोचते हैं। वो एक इंसाफ के नजरिए पर, उसके पैमाने पर वो तौलते हैं उस चीज को। तो आपका जो वो एनालिटिकल स्किल्स, एक चीज को अलग तरीके से देखने का, सोचने का ये नजरिया आपका होना चाहिए। और ये नजरिया जितना अच्छा लॉयर के अंदर में होता है वो दूसरे के अंदर में नहीं होता। यही वजह है कि आप आजादी से पहले से लेकर आज तक आप देखेंगे कि जो भी पॉलिटिशियंस, काफी नामवर पॉलिटिशियंस दुनिया का, वो लॉ प्रोफेशंस के लोग हैं। अच्छा, क्योंकि वो जो लॉ के बैकग्राउंड्स के हैं, वो क्या इंसाफ है, क्या ना इंसाफी है, वो देखते हैं, परखते हैं, बोलते हैं, आर्ग्यू करते हैं। दूसरे प्रोफेशन के भी हैं, पर काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, वो लॉ प्रोफेशन थे, हमारे इलामा इकबाल लॉयर्स थे। अच्छा। तो लॉ प्रोफेशंस के लोग आपको मिलेंगे जिनके अंदर में ये एक इनहेरेंट जज्बा होता है, और ये खासियत होता है कि वो फौरन परख सकते हैं क्या इंसाफ है, क्या नाहक है। अभी हम लोग एक तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा था कि मतलब पुलिस वालों से बातचीत होता है, तो वो बताते हैं कि लॉयर तो किसी से नहीं डरते हैं, हमसे भी नहीं डरते, पुलिस वालों से भी नहीं डरते। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है, या इन लोग के अंदर एक पूरा लॉ के बारे में किस तरह का एक मैकेनिज्म है जो ये किसी से नहीं डरते, या इनका एक पावर है, इस तरह का क्या ऐसा? नहीं, हिंदुस्तान में तो खैर वो सबका अपना अपना लिमिट है। जी। और अगर हम कुछ गलत नहीं किए हैं तो हम किसी से नहीं डरेंगे। अगर हम गलत किए हैं, चाहे आप लॉयर हो, चाहे जज हो, चाहे दुनिया के जो भी ओहदे में हो, तो आपको थोड़ा डरने पड़ेगी, क्योंकि लॉ विल टेक इट ऑन कोर्स। वो लॉ अपना एक्शन ले सकता है, बिल्कुल अप्लीकेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये होता है कि बहुत से वक्त में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुलिस वाले अगर नाजायज कर रहे हैं, तो वो नाजायज को पकड़ने का जितना सिला या सलाहियत लॉयर के पास है, वो दूसरे के पास में नहीं होगा। तो ये होता है कि वो एक तो डर ये होता है कि कहीं ये हमारे नेगेटिव चीज को नहीं देख सके, या हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सके, लीगल एक्ोना, लीगल नॉलेज। तो इसके वजह से बहुत से वक्त में बोलते हैं, पर वो जो है वो कानून सुप्रीम है, वो पुलिस के लिए भी है, लॉयर्स के लिए भी है, जजेस के लिए भी है, हमारे लिए भी है। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कानून से बालातर नहीं है, सभी के लिए कानून हिंदुस्तान का है। पर ये हाँ बोलते हैं कि लॉयर जो है वो बेफिक्र रहते हैं, डरते नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज अभी देखा जा रहा है कि इतने सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब मशरूम्स की तरह बूम कर रहे हैं कलकत्ता या इर्द गिर्द में, नेशनल ह्यूमन राइट्स बोल के सब। तो ये कितने हद तक ये सही हो रहा है, या ऐसा क्या है मतलब? देखिए, हम स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन एक ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इशू है जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन राइट जो वो इनहेरेंट है।
इनहेरेंट का मतलब ये हुआ कि किसी एक बच्चे की आज पैदाइश हुई, वो ह्यूमन राइट्स अपना राइट्स को लेकर पैदा हुआ है, उसको कोई हम दिए नहीं है जी। तो ह्यूमन राइट्स ना गवर्नमेंट देता है ना कोई देता है, ये इनहेरेंट राइट है बेसिक हमारा। ह्यूमन राइट्स जो इनहेरेंट है, ये इनहेरेंट राइट है। जो कानून बनता है, कानून उसको रिकॉग्नाइज करता है, वो प्रोसेस ठीक करता है। तो जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो सही मानों में ह्यूमन राइट्स अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं या जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस होता है उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो ये काफी अच्छा काम है, होना चाहिए। पर ये ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन लेकर के हम ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन से बोल के हम इम्यून हैं, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस है तो वो काम करना भी चाहिए और होता भी है ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस। आज अच्छी बात है कि ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन हो, लोगों का हेल्प करता है। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए हिंदुस्तान में काफी सारा एग्जाम्पल्स है जहां पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया है। आप अगर गुजरात राइट को देख लें, वो गुजरात राइट के बाद में जो तीस्ता से तलवार ने जो केस किया था, उस केस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंटरवेनिंग पार्टी थी और उस केस में एसआईटी अपॉइंट हुआ और लोगों को सजा मिला। हिंदुस्तान में इसके आगे भी काफी राइट हुआ है, बाद में भी हुआ है, लेकिन कम से कम जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम फैमिली को जो रिपरेशन उसी वक्त सेटिस्फैक्शन मिलेगा या रिपरेशन मिलेगा कि जब परपिटेटर को सजा मिले। तो ये सजा दिलाने के प्रोसेस में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने काफी हिंदुस्तान में अहम रोल अदा किया है। तो जो छोटे छोटे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी एक रोल है, बशर्ते कि वो अपना रोल ठीक से पूरा करें और किसी बिगड़ तफरका के किसी चीज को बेसिक एजेंडा से नहीं, वो राइट्स के लेकर बात करें। अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेस, लाइक इसमें चैलेंजेस क्या है सर? ये जुडिशरी और लॉ में आप कैरियर बना रहे हैं, देखिए चैलेंजेस तो बहुत सारे आएंगे जी। देखिए हर प्रोफेशन में अपना चैलेंजेस है, लीगल प्रोफेशंस में भी आपका अपना चैलेंजेस होता है। लेकिन लीगल प्रोफेशंस में अगर चैलेंजेस की आज के डेट में बात करें तो पहले जो लॉ कॉलेजेस की तादाद कम थी, आज कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं, तो लॉयर्स भी ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी बढ़ा है। तो ऐसा है कि कुछ कुछ जगह में आपको लगता है कि कॉम्पिटिशन्स है, लेकिन दूसरे तरफ आप यकीन जानिए, जो भी हमारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आज भी अगर हम एक बंगाल के एक कोर्ट में चले जाएं और गिनती से हम वहां पर किसी लॉयर से, अच्छे लॉयर से पूछें कि आप हमको 10 बड़े क्रिमिनल लॉयर का नाम बताएं आपके कोर्ट में, आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जहां पर आज भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जो मेहनत करेंगे और अच्छे वकील बनेंगे। अच्छे वकील जो है वो कोई पैदाइश अच्छा वकील नहीं बनता, ये स्किल है, और ये स्किल या तो वो ट्रेडिंग से आता है या वो काम करते करते आता है। ये जो स्किल्स हैं वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है। हमारे वक्त में, बहुत से वक्त में ऐसे बच्चे हैं जो हो सकता है कुछ वक्त कोर्ट में जाएं और वो थक जाते हैं कि हमारी आमदनी नहीं हो रही है, या फिर हमारे सीनियर हमको जस्ट थोड़े से पैसा दे रहे हैं, हमारा उससे ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं निकल रहा है। ऐसा होता भी है, हम ये नहीं बोलेंगे नहीं होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। ये वाहिद प्रोफेशन है कि हो सकता है जहां शुरू के दौर में आपकी आमदनी कम हो, लेकिन आप जितने ज़ईफ होंगे, जितने आपका तजुर्बा बनेगा, आपका आमदनी जो है वो स्काई इज द लिमिट। वो आपकी सलाहियत डिसाइड करेगी आपकी क्या आमदनी है। आज के डेट में कलकत्ता हाई कोर्ट में ऐसे भी लॉयर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट छोड़ देते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ऐसे लॉयर हैं जो एक केस को आर्गुमेंट करने का एक टाइम का, जो एक दिन आर्गुमेंट करते हैं, वो आर्गुमेंट चलता होगा आधे घंटा या 1 घंटा, उसका वो 1.5 लाख 2 लाख फीस लेते हैं, पर अपीयरेंस का लेते हैं, 1 लाख रुपए लेते हैं, 1.5 लाख रुपए लेते हैं, 30-40 हजार फीस लेते हैं, ऐसे सैकड़ों हैं। अच्छे, वेरी 10,000 फीस लेते हैं, सब बहुत मिल जाएगा आपको। तो ये आप बताइए ना, ये प्रोफेशन में कौन सा प्रोफेशन में इतना पैसा मिलता है? तो अगर आप तजुर्बाकार हैं और अच्छे लिटिगेटर्स हैं, तो आपके पास में ये आपको पैसा जो सेकेंडरी है, पैसा आपके पास आएगा और ये काफी आप कामयाब होंगे। लेकिन वो शर्त वो है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, और आप अच्छे लॉयर बने तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। तो चैलेंजेस जो है वो इनिशियल चैलेंजेस है, पर लॉन्ग टर्म में वो चैलेंजेस नहीं है। दूसरा चैलेंजेस जो आता है बहुत से वक्त में, खासकर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को आता है कि
ان کے بیک گراؤنڈ میں کوئی لائرس نہیں ہوتے. جیسے آپ کی ویڈیو دیکھنے والے میں اگر وہ ہم اردو داں کی بات کریں تو ہم بھی اردو داں ہیں. جی جی جی. تو ہمارے خاندان میں ہم پہلے میٹرک پاس ہے, لائر چھوڑ دیے پورے خاندان میں. تو ہم لا کو جانتے نہیں ہیں, اور جب ہم لا پاس کیے, پاس کرنے کے پہلے سیکنڈ ایئر سے کسی سینئر کو تلاش کرنا پڑتا کہ ہمارے دوست سب سینئر کے پاس جا رہے تھے. ہم توفسے علاقے میں رہتے ہیں, یقین جانیے کہ توفسے میں جتنے لائرس ہیں ہم سب کے پاس گئے کہ انکل آپ ہم کو رکھیے گا جونیئر کے طور پر, فری میں. جونیئر کو کون پیسہ دیتا ہے؟ کسی ایک سینئر نے ہاں نہیں بولا. تو یہ جو فرسٹ جنریشن لائر کو یہ ہم بھی فیس کیے, دوسرے لائر بھی فیس کرتے ہیں, پر یہ ڈس ہارٹنڈ نہیں ہونا ہوگا. اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کیے ہیں کہ آپ لیٹیگیشنز میں ہیں, آپ کو راستہ ملے گا. اور آج کے ڈیٹ میں بہت سارا آرگنائزیشنز ہیں, ہمارا آرگنائزیشن سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہم اس فرسٹ جنریشن میں جو لائرس ہیں ان کے ساتھ سانہ بہ سانہ کھڑے ہیں کہ ان کو ہم لوگ گائیڈ کر سکے, مینٹرشپ دے سکے. تو یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. تو چیلنجز تو کچھ ہے, پر وہ چیلنجز کو آپ اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کون کون سی تنظیمیں ہیں جو کورسز کرا رہی ہیں بچوں کو, جیسے کہ اسکالرشپس, لون, اس طرح کچھ اویلیبل ہے انڈیا لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ؟ کافی کچھ اویلیبل ہے. ہم اگر تعلیم کی تیاری کی بات کریں تو ہم اس کو ذرا سا دو حصے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ہندوستان میں جو لا کالجز ہیں, جو ٹاپ لا کالجز ہیں ہندوستان میں, جس کو ہم لوگ NLUs بولتے ہیں, نیشنل لا یونیورسٹی بولتے ہیں, جو NLUs ہندوستان میں ہیں, پہلا NLUs وہ بنگلور میں بنا تھا. اچھا. پھر بہت سارا ہے, بھوپال ہے, حیدرآباد ہے, کلکتہ ہے, وہ شروع کے NLUs ہیں, اور آج کے ڈیٹ میں تقریباً 22 NLUs ہیں. یہ جو نیشنل لا اسکولس ہیں, اس کالج میں, اس یونیورسٹیز میں ایڈمیشن جو ہے وہ ایک ایگزام ہوتا ہے جس کو کلیٹ بولتے ہیں, کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ. کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ کسی بچے کا ہائر سیکنڈری ہو سکتا ہے, وہ ایگزام دے گا مارچ مہینے میں, اپریل مہینے میں, لیکن یہ کامن لا ایڈمیشن ٹیسٹ اس کے اس ایگزامز کے پہلے دسمبر میں ہو جاتا ہے. اچھا. اس کا مطلب کہ 2026 میں جو بچے ہائر سیکنڈری کریں گے یا CBSE کے کلاس 12 کریں گے, IC کریں گے, وہ بچے 2025 کے دسمبر میں ہی کلیٹ کا ایگزام دے دیں گے. تو ایک تو آپ کو 6 مہینہ پہلے ایگزام دینا پڑ رہا ہے. وہ 12 ہی رہے گا یا پھر وہ اپیئرنگ کینڈیڈیٹ اپیئرنگ بول کر کے دیں گے. ان کا ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ایلیجیبل پاس کر جائیں گے کم سے کم 50% مارکس سے, تو وہ ایڈمیشن مل جائے گا. ٹھیک ٹھیک. لیکن یہ جو NLUs میں ایگزامس ہوتا ہے, اس میں کمپٹیشنز کافی زیادہ ہے. تو آپ کو 22 کالجز ہیں, تقریباً 3,500 سیٹ ہے, لیکن وہ بچے اپلائی کرتے ہیں آل اوور انڈیا تقریباً 80,000 85,000. اور کچھ بچے وہ 10 کے بعد سے ہی وہ اپنا پریپریشن شروع کر دیتے ہیں, کوچنگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو کورسز میں ہندوستان میں بہت سارا کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے جو کلیٹ کے کوچنگ کرواتا ہے. جیسے کلکتہ میں ہمارا ہی NUJS کا کچھ اسٹوڈنٹس تھا جو لوگ اپنا ایک کمپنی بنایا جس کو کلیٹاپول بولتے ہیں, تو وہ کوچنگ کراتا ہے. اس طرح سے اور بھی ہے, LST بول کر ایک ادارہ ہے, اوپس ایک ادارہ ہے. تو بہت سارا آرگنائزیشنس ہے جو کلیٹ کی کوچنگ کرواتے ہیں. یہ سب پروفیشنل آرگنائزیشنس ہیں جو فیس بھی لیتے ہیں, اور فیس کافی زیادہ ہی رہتا ہے. ایسا کوئی آرگنائزیشن جو ہمارے بچے جیسے بہت سارے غریب بچے ہیں لیکن ٹیلنٹڈ ہیں, اب وہ آتے ہیں. اب یہ کلیٹ کے ایگزامس کے لیے, چونکہ اس کلیٹ کے ایگزامس میں صرف ایک طبقے کے بچے جاتے تھے, اور وہ غریب بچے, مائنورٹیز کے بچے, OBC, شیڈول کاسٹ, ان بچوں کا ریپریزنٹیشن بہت کم تھا. تب ہمارے ایک دوست تھے, ہمارے NUJS میں پروفیسر تھے جن کا نام تھا شامناتھ بصیر. وہ کچھ سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے, ینگ عمر میں ان کا انتقال ہوا. ہردل عزیز دوست تھے. تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام تھا IDIA, آئیڈیا, انکریزنگ ڈائیورسٹی بائی انکریزنگ ایکسیس. ویری گڈ. تو یہ جو آئیڈیا ہے, آئیڈیا اس طرح کے ورناکولر لینگویج کے اسکولز یا جو ڈپرائیو سیکشنز ہیں ان کے بچوں کے اندر میں وہ لوگ بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور وہ بچوں کو کلاس 10 کے بعد ہی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ہر سال کچھ بچوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے یہاں وہ کمپلیٹلی 2 سال فری کوچنگ دیتے ہیں. اور صرف فری کوچنگ نہیں, اگر اس کوچنگ سے کوئی بچہ کلیٹ کا ایگزام پاس کرتا ہے, اس کا 5 سال تک پوری پڑھانے کی ذمہ داری ان کی ہے. ویری گڈ. تو یہ IDIA میں, یہ آپ ان کی ویب سائٹ میں جا سکتے ہیں, جو بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ کچھ کرائٹیریاز ان کا ہے, وہ ایگزامس لے کر کے اس طرح کے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو کلیٹ کا ایگزامینیشنز تو وہ کافی مشکل بھرا ہے, اور اس میں کافی خرچ بھی ہے. تو دوسرے آرگنائزیشنز تو ابھی بنگال میں ہم لوگ شروع نہیں کیے,
पर हम लोग लास्ट तकरीबन 12-13 साल से दूसरे जो कॉलेजेस हैं, जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में तकरीबन आपको 12 कॉलेजेस हैं, 4 गवर्नमेंट की कॉलेज है, हाजरा लॉ कॉलेज है, सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज है, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज है, जोगेश चौधरी लॉ कॉलेज है। ये 4 कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट की है सीयू के अंदर में, और 8 जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, शायद 1-2 और बढ़ गया होगा। इन कॉलेजेस का जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम लेती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम्स होता है, आपको जामिया मिलिया इस्लामी का अपना एग्जाम्स होता है, जामिया हमदर्द का अपना एग्जाम्स होता है, तो और फिर बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उनका अपना एग्जाम होता है, सीयूईटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम लोग इस कॉलेजेस का चूंकि एग्जाम्स का कंपटीशन में तैयारी वो 2 साल नहीं होता है। हम लोग हमारा एक ट्रस्ट है साकिब बोल करके, सरफराज अहमद खान एजुकेशनल ट्रस्ट कलकत्ते में, तुबसे में, जहां पर लास्ट गुज़श्ता 12 साल से हम लोग वहां पर बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं, ताकि वो लॉ में एंट्रेंस में तैयारी कर सकें और वो दाखिला ले सकें। और हर साल माशाल्लाह काफी बच्चे पास करते हैं। कहाँ ये चल रहा है कोचिंग? लास्ट 2 साल से हम लोगों ने अपना सेंटर का तादाद बढ़ाया है। लास्ट ईयर और इस साल भी हम लोग मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कलकत्ता में मुस्लिम से मुश्तरका इश्तराक से हम लोग वहां पर लॉ की कोचिंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफी अच्छा रिजल्ट हुआ था, इस बार भी तकरीबन 62 बच्चे कल तक एडमिशन हुआ है, जो लोगों की तैयारी वहां हो रही है। तो मुस्लिम इंस्टीट्यूट आप लोग सभी जानते हैं कलकत्ता का एक नामी इदारा है, जहां पर वहां हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होते हैं, अब जाकर के वहां एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा इदारा जो है कुतुबुल मसाइक ट्रस्ट, तोपसिया में एक है कुतुबुल मसाइक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तो साकेत और कुतुबुल मसाइक ट्रस्ट की तरफ से वहां भी हम लोग फ्री कोचिंग करते हैं। ये भी दूसरा साल है वहां पर, और वहां भी हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। इस साल हम लोगों ने एक और नया शुरू किया है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट के थे वो नहीं आ सकते थे कलकत्ता के सेंटर में, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने शुरुआत किया है कि वो ऑनलाइन कोचिंग कर सकें, और रोजाना क्लास होता है। ये तमाम कोचिंग जो है वो फ्री है। कुछ जगह में हम लोग नॉमिनल रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, जैसे जो हमारा ऑनलाइन कोचिंग है उसमें हम लोग 500 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए, पर वो जो क्लासेस 3-3.5 महीना चलेगा हम लोग उसके लिए कोई अलग से ट्यूशन फी नहीं लेते हैं। क्या टाइमिंग है? तो और वहां ऑनलाइन क्लासेस रोजाना शाम के टाइम में 7 से 8:30 होता है, हफ्ते में 6 दिन। हम ये बता दें कि हफ्ते में 6 दिन जो है कोर्सेज, या यहां 3 दिन करके है 2 जगह में, ये इस वजह से है कि आपको लॉ के एंट्रेंस में जो सब्जेक्ट जिसको आपको तैयारी करने की जरूरत होती है वो है खासकर एक बड़ा मार्क्स जो स्कोर कर सकते हैं वो इंग्लिश की वजह से। अच्छा। तो खासकर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 3 महीने में जितना तक कवर कर सके, तो इंग्लिश की तैयारी हम लोग करवाते हैं। दूसरा जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, इसका एक सब्जेक्ट का तैयारी हम लोग करवाते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ जो है, मैथ वो 10th लेवल का मैथ आता है, पर उसको भी हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं बच्चों को, ताकि वो तैयार हो सके एग्जाम्स के लिए। चौथा जो है वो लीगल रीजनिंग्स है। पांचवा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग्स है। तो ये 5 सब्जेक्ट है, और इंग्लिश का क्लास हम लोग डबल करवाते हैं, तो हफ्ते में 6 दिन क्लासेस जो होता है रोजाना क्लासेस, तो इंग्लिश का 2 क्लास होता है और हर सब्जेक्ट का 1-1 क्लास होता है। जहां 3 दिन क्लास है वहां 2-2 क्लास होता है, 3-3 घंटे का होता है, तो 1.5 घंटा, तो 6 क्लास है, 6 में 2 क्लास इंग्लिश की होती है और 4 क्लास ये 4 सब्जेक्ट का होता है, मैथ का, जीके, करंट अफेयर, लीगल रीजनिंग्स, लॉजिकल रीजनिंग्स। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ये तैयारी करने के बाद बच्चों का आसानी से दाखिला मिल सके, और हर साल बच्चे दाखिला लेते हैं। सक्सेस रेट क्या है इसका? हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ बच्चों को मिलता है, पर अगर प्राइवेट कॉलेज को जोड़ लें तो जितने बच्चे एग्जाम देते हैं तकरीबन 65-70% बच्चे पास कर जाते हैं जी। तो एक काफी अच्छा रिजल्ट है, और इनफैक्ट हमारे पास मैंने लास्ट कई सालों से जो बच्चे शुरू के दौर में साकेत से पास किए थे वही लोग ये कोचिंग चलाते हैं आज के डेट में, तो वो रिवाइव करते हैं, वो बच्चे ही रोटेट करते हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है और ये कोचिंग चल रहा है। तो आज काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो साकेत से पास करके कोई हैदराबाद में एलपीओ में नौकरी कर रहा है, कोई हाईकोर्ट में अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, कोई अभी डॉक्टरेट कर रहा है, कोई लेक्चरशिप में है, तो हर फील्ड में वो बच्चे लोग हैं। और ये कोशिश हम लोगों की है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो लॉ की तरफ रागिब हों, लॉ पढ़े, क्योंकि आप जब जनरल तालीम करते हैं ना, आप अगर जनरल बीए कर लें या बीकॉम कर लें या बीएससी कर लें, देखिए वो आपका ये
प्रोफेशनल कोर्सेज का अपना एक मजा है कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो प्रोफेशन आपके साथ है, आप वो प्रोफेशनल के तौर पर आप जाने जाएंगे। और लॉ का तो ऐसा है कि जैसे आप लॉ पास करेंगे तो वो एडवोकेट के नाम के आगे में लर्नेड लिखा जाता है, आप तालीम याफ्ता है, तो आपके अंदर में वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की नॉलेज है, आपके अंदर में जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोफेशन है लोगों को करने के लिए, और हम लोग सभी भी कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लॉ में आ सकें। जिनको जरूरत है वो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक और काम करते हैं साकेत से, हमारा मकसद ये नहीं कि सिर्फ 3-3.5 महीने का कोचिंग प्रोवाइड करें, पर जैसे बताएं कि ज्यादातर बच्चे वो फर्स्ट जनरेशन हैं, तो उनको मेंटरिंग की जरूरत है। जो तकलीफ हम बर्दाश्त किए हैं, हम नहीं चाहते कि वो दूसरे बच्चों को नहीं हो, तो हम लोग वो एक मेंटर के तौर पर, एक गाइड के तौर पर वो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, और बच्चों को नेक्स्ट 5 साल में जो भी दुश्वारी होगी अपने सहूलत के हिसाब से या कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो सपोर्ट दे सके। अच्छा, ये सर अब आखिर वक्त चल रहा है, ये बताएं कि जुडिशरी लॉ ये क्या दो अलग अलग फील्ड है या एक ही कंबाइंड है? जी नहीं, हम ये कहेंगे कि लॉ जो है वो सीढ़ी है, जिसके जरिए आप जुडिशरी अगर हायर पेडेस्टल में आप रीच कर सकते हैं। अच्छे। देखिए, जुडिशरी का जो रिक्रूटमेंट होता है आज के डेट में वो 3 लेवल में होता है रिक्रूटमेंट, या हम 4 बोल सकते हैं, हम सुप्रीम को छोड़ देते हैं। 3 लेवल में मेनली रिक्रूटमेंट होता है जुडिशरी का। पहला लेवल है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मुंसिफ, जिनको हम सिविल जज जूनियर डिवीजन बोलते हैं, वो सिविल जुडिशियल सर्विस एग्जाम देकर के क्वालिफाई करते हैं। ये एग्जामिनेशन जो है ज्यादातर स्टेट में, तकरीबन हर स्टेट में स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है, कंडक्ट करती है। तो वेस्ट बंगाल में जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है, तो वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को यहाँ की वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। जी। तो ये एग्जामिनेशन देने के लिए क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपको लॉयर होना होगा, 3 साल प्रैक्टिस करना होगा, और फिर आप ये एग्जाम्स में अपेयर कर सकते हैं। आप अगर क्वालिफाई कर गए पहले रिटन एग्जामिनेशंस में, फिर वो इंटरव्यू होगा, आप दोनों अगर क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर आपका जज के तौर पर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर के तौर पर आपका अपॉइंटमेंट होगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन मिल सकेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो हाईकोर्ट तक गए हैं, लोअर जुडिशरी से प्रमोशन होकर गए हैं। सेकेंड स्टेप जो हम बनेंगे, सेकेंड स्टेप जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट का है, वो लास्ट कई साल पहले से शुरू हुआ, जिसको हम लोग हायर जुडिशरी बोलते हैं। तो 7 साल के प्रैक्टिस के बाद में कोई भी आदमी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के कोर्ट का एग्जाम दे सकता है, वो डायरेक्ट एडीजे बनता है। अच्छे। तो ये एग्जामिनेशन जो हाई कोर्ट कंडक्ट करता है, ये सेकंड कैटेगरी था। तो यहां के लिए भी आपको सीढ़ी है लॉयर, आप लॉयर बने, आप 7 साल प्रैक्टिस करें, फिर आप वो एग्जाम दे सकते हैं, और उस एग्जाम के जरिए आप एडीजे बन सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। आज के डेट में जो माहौल है एडीजे का, जो लोग भी एडीजे होंगे, ज्यादातर जो एडीजे वो हाईकोर्ट के जज बन जाते हैं प्रमोशन मिल करके, तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रमोशन होते हैं। तीसरा जो लेवल, तीसरा लेवल जो मेन लेवल है, वो हाईकोर्ट का अपॉइंटमेंट का है। हाईकोर्ट में अगर उनके लिस्ट में आप देखें, उनके वेबसाइट में देखें, तो कुछ जजेस जो हाईकोर्ट के जज बनते हैं वो लोअर कोर्ट से प्रमोशन होकर के बनते हैं, पर ज्यादातर जजेस जो ऐसे हैं जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ लॉयर, और एक वक्फा आने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में, तकरीबन 10 साल का प्रैक्टिस हो जाने के बाद में, हाईकोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है, जो हाईकोर्ट के कॉलेजियम्स को लगता है कि ये लॉयर काफी अच्छा है और सलाहियत है जज बनने का, तो कॉलेजियम जो है वो उनसे ओपिनियन मांगती है। अगर वो लॉयर राजी होते हैं कि हम, तो फिर उनको वो कॉलेजियम रिकमेंड करती है। तो आपका हाई कोर्ट के कॉलेजियम से वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जब अप्रूव कर देती है, उसके बाद में वो मिनिस्ट्री में जाता है और गवर्नमेंट नोटिफाई करते हैं एज अ हाई कोर्ट जज। ये देखिए, ये ऐसा अपॉइंटमेंट है जहां पर हाई कोर्ट के लिए आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, पर वो आपको जज जो है, वहां के जजेस आपको जज कर रहे हैं आपका प्रैक्टिस से। तो अगर आप अच्छे लॉयर हैं, अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये ऑफर आपकी काबिलियत के बनिस्बत मिलेगा, और काफी लोगों को मिलता है। ऐसा भी काफी सारा मिसाल है जहां पर लोगों को ऑफर मिला और वो नहीं जाना चाहते, हाईकोर्ट जज नहीं बनना चाहते, क्योंकि प्रैक्टिस में काफी पैसा है। अच्छे। जैसे आप जज बन जाएंगे तो आपकी वो आमदनी वो लिमिटेड हो जाएगी, आप तो नौकरी ही ना करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका अनलिमिटेड पैसा है आपके पास में। तो बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी हैं जो रिफ्यूज कर देते हैं, पर जो इज्जत, जो रुतबा,
जज का है, हाई कोर्ट जज का है, वो अलग ही होता है। दो छोटा छोटा सवाल इसमें और ले लेंगे सर, कि कोई ऐसा लॉ फर्म है या ऐसा कुछ है जो सपोर्ट करे कोर्ट केसेस, जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, केसेस करना चाह रहे थे, तो ऐसा कुछ लैसवेब है या इस तरह का कुछ और है? हिंदुस्तान में इसके लिए एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, जी 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 जी, जिसको हम लोग लीगल एड बोलते हैं। तो एक कानून आया था हिंदुस्तान में 1987 में, कानून का नाम है लीगल सर्विसेज ऑथोरिटीज एक्ट। ओके। और इसी कानून के अंदर में आपको स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। अच्छा। आपको कलकत्ता में वो सिटी सिविल जो कोर्ट है उसी के फर्स्ट फ्लोर में अच्छा। सालसा का ऑफिस है। अच्छा। हर डिस्ट्रिक्ट में डालसा का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है। अच्छे। हर ब्लॉक में जो सब डिवीजन कोर्ट्स होते हैं, वो सब डिवीजन कोर्ट्स में वहां पर तालुका लेवल कमेटी बोलते हैं, तालुका लीगल सर्विस कमेटी बोलते हैं, तो वहां पर है। इसी तरह से हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटीज है। तो जो जिनके पास फाइनेंशियली सलाहियत नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके केस करने का, वो इस कमिटीज में या अथॉरिटीज में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और नॉर्मली ये लोग अपॉइंट करते हैं लॉयर। कुछ कुछ वहां पर रिक्वायरमेंट्स है, एक इनकम का स्लैब का रिक्वायरमेंट्स है, पर औरतों के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो स्पेशल प्रोविजंस है जहां पर उनको अपॉइंट किया जाता है। ये बताइए सर, वो सैलरी कितना ड्रॉ कर पाएंगे एज अ लॉयर स्टार्टर? देखिए ये तो प्रोफेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अच्छा। तो कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो महीने में 4-5 हजार कमाना मुश्किल है, पर ऐसे ही बच्चे हैं जो महीने में स्टार्टिंग में जो 30-40 हजार कमा रहे हैं। अच्छा। अब हम अपना मिसाल अगर बता दें कि हम जब कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, वो तकरीबन 25 साल का वाकया है, 25 साल पहले का बात है। पर उस वक्त ही जिस दिन से डिग्री मिला हमको, हमारे सीनियर 100 रुपए देने शुरू किए। एक हाई कोर्ट का फर्म था, वो हमको रिटेनर अपॉइंट किया, वो 4,000 महीने देना शुरू किया। और अपना कुछ केसेस था तो आराम से 10-12 हजार रुपये उस वक्त हो जा रहा था, जो काफी था उस वक्त के लिए। आज के डेट में भी वकील्स को जूनियर्स को मिलते हैं, पर हाँ ऐसा है कि बहुत से वक्त में बहुत सारे सीनियर्स जूनियर को पैसा नहीं देते, ऐसा है। तो ये चेंज होगा। अब ये जूनियर ही आने वाले दिनों में सीनियर बनते हैं, तो उनको उनका मिजाज ये होना चाहिए कि हमारे साथ में जो तकलीफ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो, ना कि हम बर्दाश्त किए तुम ही बर्दाश्त करो। तो अब तक का ये बहुत से वक्त में ये कल्चर चला है कि नहीं, हम भी जब जूनियर थे तो हमको नहीं मिलता था, तो हम क्यों दे तुमको। पर हकीकत में ये होना चाहिए कि ठीक है हमको नहीं मिला था, पर आज हमारे पास पैसा है, जो सीनियर्स उनके पास काफी पैसा होता है, तो कम से कम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वो जूनियर को बिल्कुल करें, और ये लाजमी है करना उनका। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और एक बात है, हम लोगों ने टेलीग्राफ में भी आपके बारे में पढ़ा था, सक्सेस स्टोरी में, जी कि आपने बहुत ही मेहनत और मुश्किल, वो क्या था, जरा सा हमारे व्यूवर्स को जरा सा एक दो इसमें शेयर करें। नहीं, ये है जो इससे हमारा जो स्ट्रगल्स है, ये हमको लगता है कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन जो लॉयर या फर्स्ट जनरेशन जो एजुकेटेड पर्सन लोगों को बहुत इम्पैक्ट किया था वो तमाम लोग इसी तरह की मुश्किलात के दौर से आते हैं। तो हमारा जो बचपना था, वो हमारे वालिद साहब एक हॉकर थे धर्मतल्ले में। हम मदरसा आलिया में पढ़ते थे स्कूल में। तो तोपसे से साइकिल से मदरसा आलिया जाते थे, वहां से अब्बू के दुकान में जाते थे, अब्बू के साथ हॉकरी करते थे, और रात को 11 बजे तुपसे में आते थे। तो वो बचपना का जो सुख होता है कि फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, वो हमको नसीब नहीं हुआ। लेकिन अब ये है कि कम से कम हम शुक्रगुजार हैं कि अब्बू हमको पढ़ाएं। अगर हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो आज हम प्रोफेसर नहीं बनते। तो इसीलिए आज के डेट में बहुत सारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबरर हैं, काम करते हैं। हमको ये इंश्योर करना होगा, हम चाइल्ड लेबर के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि अगर कोई हमारा जो चाइल्ड लेबर का कानून है वो भी ये बोलता है कि बच्चे बाप के साथ में या गार्जियन के साथ में कुछ काम कर सकते हैं स्कूल आवर्स के बाद में। तो ये इंश्योर करना कि बच्चे पढ़ाई करें। तालीम का कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर बचपना में हॉकरी करने के बाद में एक हिंदुस्तान के टॉप लॉ स्कूल में प्रोफेसर बन सकते हैं, आज कलकत्ता का कोई भी बच्चा ये बोले कि मौशियत की वजह से या माली हालात खराब होने की वजह से हम कामयाब नहीं हुए, ये गलत है। अगर हम हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। हमने तालीम हासिल किया है दुनिया के कई सारे मुल्कों में। हम यूके में तालीम हासिल की है, मास्टर डिग्री मिले हैं, हमको यूके गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला है, इसको सेवनिंग बोलते हैं। अमेरिका में तालीम हासिल की है, अमेरिका का स्कॉलरशिप मिला है आपको, मिशिगन ग्रोसेस रिसर्च फेलोशिप मिशिगन यूनिवर्सिटी से मिला है। हांगकांग में तालीम हासिल की है, हांगकांग गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला है। तो अगर आप मेहनत करते हैं,
اگر آپ محنت مشقت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا مقصد صاف ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے، کہ ہم زندگی میں یہ بننا ہے، تو دیکھیے راستہ کھولنے والا، ذریعہ ملانے والا اللہ ہے. بے شک. آپ کو کیسے ذریعہ ملے گا، کیسے آپ اس جگہ پر پہنچ پائیں گے، وہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں، بشرطے کہ آپ اپنی منزل کی طرف محنت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے لیے آپ اپنا کام کرتے رہیں تو کوئی مشکلات نہیں ہوگا. تو ہم جو اسٹرگل کر کے آج اس جگہ پر آئے ہیں، آنے والے جنریشن کے جو بھی بچے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سوچ لیں کہ ہم کو وکیل بننا ہے، آپ وکیل بنیں گے. آپ سوچ لیں جج بننا ہے، آپ بنیں گے. آپ سوچ لیجئے اور اسی کے لیے آپ آہستہ 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 محنت کریں. دیکھیے منزل آ جائے گی، اور جس کا آپ ایمانداری سے آپ محنت کر رہے ہیں تو ذریعہ بنانے والا اللہ ہے. قرآن بھی کہا ہے اللہ ذریعہ بناتا ہے، تو ذریعہ مل جاتا ہے. آپ کو ذریعہ ملے گا اور آپ کامیاب ہوں گے. لاسٹ ورڈ ہمارے جو بچے لا اور جوڈیشری میں جانا چاہتے ہیں، ان کو لاسٹ موٹیویشنل ورڈ کچھ ایسا. صرف یہی کہیں گے کہ آپ لوگ یہ دھیان رکھیے کہ آپ جب پروفیشنل کورس میں جائیں گے تو آپ ایک لرنڈ ایڈوکیٹ کہلائیں گے، ایک پروفیشن میں جا رہے ہیں. تو آپ کا ہمیشہ دھیان ہونا چاہیے کہ آپ ایسے کورس کریں جہاں پر لانگ ٹرم بینیفٹ ہے. ایسا نہیں دیکھیں کہ ہماری آج آمدنی کتنی ہو رہی ہے، پر یہ دیکھیں کہ آج سے آنے والے 10 سال میں آپ کہاں رہیں گے، آپ کا فیوچر پروسپیکٹ کیا ہے. آپ زندگی میں جو بھی کام کریں یہ سوچ کر کام کیجئے، یہ سوچ کر فیصلہ کیجئے کہ یہ نہیں کہ ہم ابھی 2 سال یہ پڑھائی کر کے ہم یہ نوکری ملے گی. آپ یہ سوچئے کہ یہ نوکری کرنے کے بعد میں آئندہ 20 سال میں ہم کہاں رہیں گے. تو اگر وہ آپ کا کیریئر آپشن ایسا ہے جہاں پر ایک چھوٹے پوسٹ سے شروع کر کے آپ ٹاپ بن جا سکتے ہیں، آپ وہ ایک کیریئر چوز کریں. لا میں یہ آپشن ہے آپ کے پاس میں. ایک چھوٹے سے جگہ کے وکیل کے ساتھ ساتھ میں آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. کون جانتا ہے کل کون پروفیشن میں رہے گا، آپ کی تقدیر آپ کو کہاں لے کے جائے گی. تو آپ کا جو صلاحیت ہے اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ مت کریں. آپ جو سوچیں اسی پر محنت کریں، مشقت کریں، مینٹر تلاش کریں. ہم لوگ بھی مینٹرنگ کے لیے تیار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو مینٹر کریں، اور منزل کی طرف آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھیں. انشاءاللہ آپ کا جو بھی شوق ہو، جو بھی سپنا ہوگا، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مشکلات، کوئی بھی چیز اس کے آڑے نہیں آئے گی. آپ اپنی منزل کو پا پائیں گے. تو ناظرین، یہ تھے سرفراز احمد خان، جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آنیسٹی اور ہارڈ ورک سے بہت ہی اچھا جگہ میں اپنا مقام بنایا جا سکتا ہے. یہ نام سے ہی سرفراز نہیں، ان کے کام میں بھی سرفراز حاصل ہے الحمدللہ. اور ان کے والد والدہ کا دعا ہے جو آج ایک اچھے جگہ پہ ایک اچھے پوزیشن کو ہولڈ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو ان سے جڑے ان کا جو آرگنائزیشن ہے سرفراز احمد خان ایجوکیشن ٹرسٹ، جو بچوں کو لیگل تعلیم کے لیے بہت ہی نمبر 1 ہے کلکتہ میں، ان سے جڑے. اور تمام جانکاری کے لیے آپ سرفراز احمد خان صاحب سے جڑ سکتے ہیں. آئندہ آنے والے 4 جون کو ہم لوگ ایک اسپیشل ہیلتھ ایشوز کے اوپر ہم لوگ ایک شو کرنے والے ہیں. تو ناظرین، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. تب تک دیکھتے رہیں اخبار مشرق کا ڈیجیٹل پیج. شکریہ. آداب. تھینک یو سر.